हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 25, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा इस पूरे बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर हैं। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर होगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा। साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, अगर आपको इन सभी वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स बाय रवि जो चैनल है वहां पर विजिट करना है। आपको सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके टेस्ट, पीडीएफ, साथ ही में अनलिमिटेड जो टेस्ट है वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, उनके नोट्स चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियोस आप देखना चाहते हो बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच यहाँ पे ज्वाइन करना है। जैसे ही आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करोगे तो आपको डेली एप्लीकेशन पर क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा। साथ ही में मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस है उनका भी डिस्कशन होगा। एंड साथ ही में बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम ये पूरा सेशन रखेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन इस पूरे सेशन में रहने वाला है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्न में से कौन सा कर केवल नगद यानी कि कैश में दिया जाता था? तो अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ टैक्स विच इज पेड ओनली इन द कैश ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? तो इसका आंसर होगा हिरण्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हिरण्य नामक जो ये कर था वो केवल नगद में दिया जाता था, और जो कि वस्तु के रूप में दिए जाने वाले भाग और अन्य करों से अलग था। तो क्या होता था, जैसे ये वाला भाग है ना, ये यहाँ पर कुछ वस्तु जैसे हमने दे दी, ठीक है, कुछ उसके बदले हमने सामान दे दिया, तो उससे हटके जो कैश में लेन देन होता था, जो कैश में यहाँ पे कर देते थे, उसको कहा जाता था हिरण्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये हिरण्य जो था वो विशेष रूप से कीमती धातु लाइक गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी के रूप में वसूला जाने वाला कर था, जो कि भूमि, राजस्व और साथ में अन्य आय के स्रोतों पर लगाया जाता था। तो इसमें अगर हम बाली की बात करें, भाग की बात करें, तो ये सभी यहाँ पे कर हुआ करते थे। और इसमें हिरण्य की बात करें तो ये केवल मुद्रा यानी कि नगद में भुगतान किया जाता था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मौर्यंस के बारे में भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करें मौर्य साम्राज्य की, स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से, जिनको हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बाद इनके जो ग्रैंडसन थे जिनका नाम था अशोक, काफी फेमस नाम था सम्राट अशोक की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि अपने कलिंगा वॉर के लिए काफी जाने जाते थे। और इन्होंने एट द एंड ऑफ कलिंगा वॉर इन्होंने यहाँ पे बुद्धिज्म को यहाँ पे अपना लिया था। और वहीं अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी की, तो उन्होंने यहाँ पे जैनिज्म को अपनाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राजवंश ने विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की और सांची स्तूप का तोरण द्वार यहाँ पे बनवाया था? तो विच डायनेस्टी स्टैब्लिश इट्स कैपिटल इन विदिशा एंड बिल्ड द आर्कवे ऑफ द सांची स्तूप? तो सबसे पहले ध्यान रखना है सांची स्तूप ये है कहाँ पर। तो सांची स्तूप आपको ये मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, एंड इसका जो तोरण द्वार है, इसका जो यहाँ पे ये आर्कवे है, उसको किसने बनवाया था? तो आंसर होगा शुंग जो वंश था उसने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो विदिशा को राजधानी बनाने और सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, उसी के तोरण द्वार का निर्माण करने वाले राजवंश का नाम था सुंग राजवंश, जिसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, और इन्होंने जो पुष्यमित्र सुंग थे, इन्होंने मौर्यन साम्राज्य के बाद में यहाँ पे शासन किया था। हम सभी जानते हैं मौर्यन साम्राज्य के लास्ट के जो शासक थे उनका नाम क्या था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद ही पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना करी थी। और इन्हीं पुष्यमित्र सुंग ने ही विदिशा को अपनी राजधानी बनाई, साथ ही में सांची स्तूप के तोरण द्वार का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और मूल रूप से अगर हम बात करें सांची स्तूप की जो नींव है वो किसने रखी थी? तो सांची स्तूप की जो नींव रखी थी वो मूल रूप से सम्राट अशोक
जो कि मौर्यन वंश से थे, उन्होंने यहाँ पर इसकी नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। तो इसमें अगर हम बात करें चौहनदारो की, मोहनजोदारो की, रोपड़ की और कोटदीजी की, तो इनमें से अगर हम बात करते हैं चौहनदारो, तो चौहनदारो आपको ये सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो अगेन ये भी आपको इंडस रिवर पर ही मिलेगा। कोटदीजी की बात करें तो ये भी आपको इंडस रिवर पर ही मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं रोपड़ की, तो ये आपको इंडस पे नहीं, ये आपको सतलज रिवर पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा कुछ अन्य स्थल हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदारो इंडस रिवर के बराबर में है। चोहनदारो ये सिंधु या फिर इंडस नदी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है कालीबंगा, तो कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है। लोथल की बात करें, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, धोलावीरा की बात करें तो ये कच्छ की जो नदी और जो लूनी बेसन वाला एरिया वहां पर है। बनावली सरस्वती रिवर के किनारे है। कोटदीजी इंडस रिवर एंड रोपड़ ये सतलज। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो साइट्स है आईवीसी की वो यहाँ पे डिस्कस करिए। अलोंग विद दैट उनके जो यहाँ पे रिवर्स थे वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको रिवर्स भी यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर हम बात करें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इस पुस्तक के लेखक, ये हो जाएंगे स्टीफन हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। स्टीफन हॉकिंस जाने माने एक साइंटिस्ट है। इन्होंने ही बिग बैंग से ब्लैक होल तक जो अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस के द्वारा इस पूरे विज्ञान के ब्रह्मांड को इस पुस्तक में लिखा हुआ है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, एंड पहली बार ये 1988 में प्रकाशित होती है। और इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी है स्टीफन हॉकिंग्स। कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि स्टीफन हॉकिंग्स किस पेशे से थे, तो ये कौन थे? ये थे एक जाने माने साइंटिस्ट, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक रोग युग्म विषाणुओं के द्वारा होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि यहाँ पे वायरस की वजह से होता है? तब हम ऑप्शन को देखेंगे। अब देखिए, बात करें टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, तो ये अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये किससे होता है? ये होता है यहाँ पे बैक्टीरिया से। ठीक है, और इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर बात करें टाइफाइड की, अगेन ये भी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसकी वजह से होता है। तो आपसे वायरस पूछा है, नॉट बैक्टीरिया, तो ये दोनों किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। फिर बात करें एड्स की, तो एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। और वायरस कौन सा है? एचआईवी है। और अभी रिसेंटली 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी मना है। ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ पर सही है, बट रिंग वर्म की बात करें तो ये किससे होता है? ये फंगी से होता है, एक फंगस है जिसकी वजह से ये होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। फिर बात करें कॉमन कोल्ड की और एड्स की, तो देखिए एड्स अगेन वायरस, कौन सा वायरस है? एचआईवी वायरस है। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एचआईवी की क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। एंड कॉमन कोल्ड की बात करें तो ये आपका अगेन वायरस से ही होता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड वायरस से, लेकिन डिसेंट्री ये किससे होता है? ये एक तरीके से एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है, उसकी वजह से होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, ये फंगस, वायरस, 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 ये एक प्रोटोजोआ और ये वायरस। तो वायरस वायरस वाले कौन से हैं? ये दोनों। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्न में से वह कवि कौन है जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी? तो बुद्ध चरित की रचना करी है अश्वघोष ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अश्वघोष वह कवि है जिन्होंने बुद्ध के जीवन की रचना करी है और उस पूरी रचना का नाम लिखा है बुद्ध चरित। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, एन इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की नींव की अगर हम बात करें तो इसकी नींव ये रखी थी यहाँ पर ग्यासुद्दीन तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ग्यासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश के संस्थापक थे। उनके जो पिता हैं वो एक तुर्क शासक थे, जबकि अगर हम बात करें उनकी माता जी की, तो वो पंजाब से बिलोंग करती थी और उन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना भी यहाँ पर करी थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है तुगलक वंश स्थापना करी है ग्यासुद्दीन तुगलक ने।
फिर निम्न में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, यह राज्य कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, साथ ही में कुडनकुलम में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, साथ ही में कई सारी और यहाँ पे आपको छोटे छोटे चीजें देखने के लिए मिलेंगी। बट इंपॉर्टेंट वन इज दैट आउट ऑफ दीज ऑप्शन सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपको कलपक्कम में कुडनकुलम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी संस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पे यहाँ पे एक उसकी गणना करती है। तो ये कौन करती है, कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है वही भारत में भारत सरकार की संस्था जो कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है उसकी गणना करती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, असम की निम्न में से कौन सी जनजाति बैखो उत्सव को मनाती है? तो बैखो उत्सव की बात करें, इसको कौन सी जाति मनाती है? तो इसका नाम हो जाएगा बोडो जनजाति। सॉरी एक सेकेंड, बैखो की बात हुई है ना, हाँ, तो उसमें राभा जनजाति आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो राभा जनजाति जो है ये यहाँ पर मनाती है बैखो फेस्टिवल को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस शासक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसका निर्माण करवाया था? तो अगर हम बात करें अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो इसका निर्माण ये करवाया था गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, साथ ही में कुतुब मीनार, इन सब की यहाँ पे नींव रखी थी। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी उनके द्वारा ही शुरू की गई थी। साथ ही में अजमेर, जो राजस्थान का अजमेर है, वहां पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये मस्जिद भी बनवाई थी। और फिर उसके बाद में लगभग 1210 में चौगान या फिर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी यहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, और इनका मकबरा कहाँ पर है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इनका मकबरा आपको लाहौर में देखने के लिए मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक या फिर मामलुक डायनेस्टी की जो स्टैब्लिशमेंट है वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 से 1210 तक शासन किया। उसके बाद इनको इनके उदारता के कारण ही लाख बख्श के नाम से जानते थे। भारत में कुतुब मीनार की नींव भी इन्होंने ही रखी थी, बाद में इसको इल्तुतमिश ने पूरा किया। फिर कुवत उल इस्लाम मस्जिद की जो शुरुआत थी वो भी इनके द्वारा ही करी गई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अगेन इन्होंने ही बनवाया था। और 1210 में चौगान खेलते समय इनकी यहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राजा ने 8वीं शताब्दी के मध्य में हिरण्यगर्भ, शाब्दिक रूप से अगर हम बात करें स्वर्ण गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? तो ये यहाँ पर क्या था? दंती दुर्ग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो दंती दुर्ग राजा ने 8वीं शताब्दी में इसके मध्य में मतलब 8वीं सेंचुरी के मध्य में हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। एक क्षत्रिय होने के नाते ये अनुष्ठान करने की आवश्यकता काफी होती थी। इसके बाद में उन्होंने गुजरात, मालवा के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की और खुद को क्षत्रिय यहाँ पे घोषित किया था। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि दंती दुर्ग ने, जो कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक और काफी प्रमुख यहाँ पे एक राजा थे, उन्होंने ही यहाँ पे इस हिरण्यगर्भ की यानी कि जो स्वर्ण गर्भ है इस अनुष्ठान की शुरुआत यहाँ पे करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त ये किस यहाँ पे देवता को समर्पित है? तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड? तो ये यहाँ पर हो जाएगा कौन से? दैट इज इंद्र भगवान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो लार्जेस्ट हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड? तो आंसर होगा इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इससे पहले हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्रत हंता के नाम से इसको जानते थे। तो व्रत हंता के नाम से भी हम भगवान इंद्र को ही जानते हैं, क्योंकि इन्होंने व्रत नाम के एक राक्षस की यहाँ पे हत्या करी थी। और इसके बारे में मेंशन भी हमारे ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। ठीक है, एंड इसलिए सबसे ज्यादा सूक्त जो है, सबसे ज्यादा हाइम्स जो है वो भी भगवान इंद्र को ही समर्पित है। उसके बाद आते हैं भगवान देवता अग्नि, एंड फिर आते हैं देवता वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का उल्लेख करता है? तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 26 की, विच इज अबाउट द स्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, यानी कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम ये आती है आर्टिकल नंबर 26 में।
जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन नंबर डी। भाग की बात करें, भाग नंबर 3 में यहाँ पर आपको ये फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी ठंडी साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है, यानी कि विच माउंटेन रेंजेस प्रिवेंट द कोल्ड साइबेरियन विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। तो ये है हिमालयास, क्योंकि ऊपर की तरफ से जब साइबेरियन विंड्स यहाँ पे आएंगी तो ये जो हिमालयन माउंटेन है ये एक बैरियर का काम करती है, और ऊपर से जो भी कोल्ड साइबेरियन विंड आ सकती है उनको आने से हमारे भारत में रोकती है। अगर हिमालय नहीं होता ना तो आज जो हमारी भारत की जो सिचुएशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, वो काफ़ी डिफरेंट होती। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि भारत में हिमालयाज़ हैं, ठीक है? इसकी वज़ह से यहाँ की जो क्लाइमेटिक सिचुएशंस है वो काफ़ी डिफरेंट भी है। नहीं होता तो कुछ और होती, ठीक है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा ये किस समिति के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में होता है, उसी में ही मौलिक कर्तव्यों को, जो कि भाग नंबर 4 में आपको देखने के लिए मिलेगा, 4 ए में बेसिकली, ठीक है, उनको शामिल करने की बात यहाँ पर की गई थी, जो कि आर्टिकल नंबर 51 ए में आता है, ठीक है। एंड इनके बाद अगर हम करें, स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे पास 10 जो है मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। बाद में 86 तो हमारा संविधान संशोधन होता है 2002 में, तब 11वीं अनुसूची भी यहाँ पे जोड़ी, सॉरी 11वीं मौलिक कर्तव्य भी यहाँ पे जोड़ा गया, जिसमें कि बच्चों को शिक्षा के बच्चों की शिक्षा को लेके बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो कुल मिला के ध्यान रखना है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में भाग 4 ए में शामिल करते हैं। आर्टिकल होता है 51 ए, कमेटी है स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग में 10 को ही ऐड किया था, बाद में 2002 में 86 अमेंडमेंट होता है, उसमें बच्चों की शिक्षा को लेकर भी एक यहाँ पे लास्ट में जो ये मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले इलाही के रूप में शैलीबद्ध किया था? तो जिले इलाही के रूप में खुद को, यानी कि ईश्वर की छाया के रूप में खुद को शैलीबद्ध करने वाले जो शासक थे, जो सुल्तान थे, उसका नाम था बलबन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बलबन दिल्ली का वो पहला सुल्तान था जो कि खुद को जिले इलाही या फिर ईश्वर की छाया के रूप में अपने आप को शैलीबद्ध करता था, और ये उपाधि सुल्तान की प्रतिष्ठा और दिव्य स्थिति को बढ़ाने के लिए अपनाई गई थी। तो नाम क्या है इनका? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शिव समुद्रम भारत की निम्न में से किस नदी के द्वारा निर्मित झरना है? तो शिव समुद्रम की बात करें तो ये आपको बेसिकली कावेरी नदी पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये शिव समुद्रम की बात करें तो ये है कहाँ पर, किस स्टेट में है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले आतंकवादी विरोधी अभियान का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन महादेव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑपरेशन महादेव इसी के द्वारा ही श्रीनगर के पास में मुठभेड़ में पहलगाम हमले के जो मास्टरमाइंड है, जाने जाने वाले, उनको और आतंकवादी, 2 आतंकवादी थे, उनको मार गिराया था, और इसी में ही जो ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे ने निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया है? तो अगर हम बात करें, जो ये है यहाँ पे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे कैरिड आउट देयर वर्क ऑफ रिलीजियस फ्रीडम रिफॉर्म इन महाराष्ट्र थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नाम था यहाँ पे प्रार्थना समाज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो प्रार्थना समाज के द्वारा ही जो यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति थे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने ही यहाँ पे धार्मिक सुधार सुधार किए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा, उस भौगोलिक स्थल का नाम क्या है जो कि यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ता है, उसकी सीमा का काम करता है? तो देखिए, अगर हम बात करें व्हाट इज द नेम ऑफ जोग्राफिक फीचर दैट सर्व अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, तो इसका नाम होगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो जिब्राल्टर है यहाँ पे एक तरीके से वो यहाँ पे जो यूरोप है एंड साथ ही में अफ्रीका, उन दोनों के बीच में यहाँ पे कार्य करता है किस चीज का, यहाँ पे वो कार्य करता है एज द बाउंड्री का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये है यहाँ पे अफ्रीका,
और ऊपर की तरफ है यूरोप, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जाएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी कि जिब्राल्टर जल टमरू मध्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, जैसे कि अगर हम बॉस्फोरस की बात करें, तो ये काले सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, और तुर्की में यूरोप को मतलब तुर्की में यूरोप को एशिया से अलग करता है, ठीक है। फिर बात करें डार्डेनल्स की, तो ये बेसिकली तुर्की में है, और ये एजियन सी को मरमरा सागर से जोड़ता है। एंड वही मलक्का स्ट्रेट की बात करें, तो ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेट है, जो कि बेसिकली यहाँ पे मलय प्रायद्वीप को और इंडोनेशियन द्वीप सुमात्रा के बीच में स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो एक सीमा का कार्य करता है वो कौन सा करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? हार्डवेयर कौन सी चीजें होती है जिन चीजों को आप अपने हाथों से टच कर सकते हो, देख सकते हो, एक तरीके से उनको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपके पास में कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, आपने वहां पे मॉनिटर को देख लिया, आपने माउस को देख लिया, उसको पकड़ लिया, पेन ड्राइव को छू लिया, साथ ही में सीपीयू को छू लिया, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट हो जाएंगे। वहीं सॉफ्टवेयर की बात करें, तो वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप नहीं देख सकते, और जिनकी हेल्प से आपका जो सिस्टम है वो वर्क करता है। और इसमें से बात करें लाइक स्कैनर की, तो ये आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि भौतिक दस्तावेजों से इमेज को कैप्चर कर सकता है। मॉनिटर की बात करें, तो ये आपको एक दृश्य आउटपुट प्रदान करता है, साथ में एक हार्डवेयर भी है। प्रिंटर की बात करें, तो ये जो है जैसे आप प्रिंटर में फोटोस्टेट करते हो ना, ज़ेरॉक्स कॉपी करते हो, वैसे आप प्रिंटर प्रिंटर को भी छू सकते हो, मॉनिटर को भी छू सकते हो, और स्कैनर को भी छू सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कोड का अनुवाद और उसका निष्पादन करता है। तो बेसिकली एक तरीके से क्या है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ना कि हार्डवेयर प्रोग्राम। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी होगा? तो इसमें से कौन सा वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि मेंशन करता है दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 141 की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी होगा, और इसका अर्थ यह है कि उच्च न्यायालयों सहित सभी निचली अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय, जो भी आदेश, जो भी फैसले यहाँ पर दिए हैं, उनका पालन करना उनके लिए जरूरी हो जाएगा। ठीक है। एंड इस पूरे आर्टिकल का उद्देश्य देश भर में कानूनों की व्याख्या और उसके अनुप्रयोग में एक रूपता सुनिश्चित को यहाँ पे, मतलब एक रूपता को यहाँ पे सुनिश्चित करना। ठीक है। तो आर्टिकल 144 बात करता है यहाँ पे बाइंडिंग जुरिस्डिक्शन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बात बोली है, जो भी फैसला लिया, जो भी निर्णय लिया है, वो इसकी लोअर कोर्ट जो होंगी वो वहां पे मानेंगी। ठीक है। आर्टिकल नंबर 141 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर केवल कितनी महिलाएं यहाँ पे है? तो according to 2011 census, Daman and Diu has the lowest sex ratio among all UT of India with only dash female per 1000 males। तो इसमें आंसर होगा 618, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो पूरी सेंसस है वो 2011 की सेंसस है, और मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि सेंसस हर 10 साल में होती है। 2011 के बाद में 2021 में होनी थी, बट उस टाइम पे कोरोना वगैरह हुआ, जिसके वजह से जो 2021 का सेंसस है वो नहीं हो पाया था। ठीक है। एंड उसके बाद में ये पूरा जो सेंसस है ये आगे बढ़ा, एंड उसके बाद में प्रस्तावित है कि 2026-27 में ये सेंसस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। एंड उसी के अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो दमन एंड दीव की यहाँ पे एक लिंगानुपात था वो कितना था, वो था 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में मिली है? तो बिजोलिया शिलालेख में जिस वंशावली की यहाँ पे मतलब जिस वंश की वंशावली यहाँ पे दी गई है, तो उसका आंसर होगा यहाँ पे चहमान वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
तो बिजोलिया शिलालेख की अगर हम बात करें तो इसी शिलालेख में यहाँ पर चहमान वंश की वंशावली प्रदान करता है। और बिजोले की बात करें, एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है, जो मध्ययुगीन भारतीय राजवंशों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। और जो चहमान की बात करें, इनको चौहान के नाम से भी जानते थे, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत में एक प्रमुख राजपूत वंश था। ठीक है, तो बिजोलिया की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली बिजोलिया शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे चहमान वंश की जो वंशावली है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो ये बिजोलिया शिलालेख है, ये है कहाँ पर, तो ये राजस्थान के बिजोलिया में पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास में एक चट्टान पर उकेरा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट दैट इज www.ravibooks.pdf.com पर विजिट करना है। अगर आप किसी भी बुक को प्रिंटेड फॉर्मेट में अपने घर पर मंगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर। इंग्लिश मीडियम के कंटेंट के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि दीदी क्लासेस को। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन, जो कि रहेगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगर हम हर्यंका डायनेस्टी की बात करें, हर्यक वंश की बात करें, तो इसके जो यहाँ पे संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाता है बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब बिंबिसार बिंदुसार में बच्चा अक्सर काफी कंफ्यूज होता है, बट आपको ध्यान रखना है कि हर्यक वंश के संस्थापक ये कहे जाते हैं यहाँ पे बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये बुद्ध के समकालीन है। ठीक है, और इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं अजातशत्रु। और अजातशत्रु भी काफी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे राजा थे। ठीक है इस पूरी डायनेस्टी के, तो उनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना उन्होंने करी थी। और अजातशत्रु इनके बाद आते हैं। और महापद्मन नंदा की बात करें तो उन्होंने नंद वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पर थी। तो अगर हम बात करते हैं तुगलक काल की, तो उस समय पे बिहार की राजधानी ये हुआ करती थी बिहार शरीफ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बिहार शरीफ अगर हम बात करें, कभी 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में बिहार के मुस्लिम गवर्नरों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, उस समय जब ये शहर था वो काफी सक्रिय था, काफी सांस्कृतिक केंद्र यहाँ पर थे, जिस वजह से इसको जो है तुगलक काल के दौरान में बिहार की राजधानी बनाया गया था। बट आज के समय पे अगर हम बात करते हैं, तो आज के समय पे जो राजधानी है बिहार की, तो वो हो जाएगी पटना। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे। और ये जो पटना में स्थानांतरित की गई थी राजधानी, वो की गई थी शेर शाह सूरी के द्वारा। तो मतलब बेसिकली शेर शाह सूरी जो था उसके द्वारा मुख्यालय को बिहार से पटना, जो मतलब बिहार में जो पटना है ना, मतलब बिहार शरीफ से पटना में स्थानांतरित किया गया था। और तब से ही यहाँ पे जो राजधानी हुआ करती थी बिहार की, वो होने लगी है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास नदी घाटी में बाढ़ को रोकने मतलब बाढ़ को आने से रोकती है। मतलब अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट प्रिवेंट्स द फ्लड इन दी सतलज ब्यास रिवर वैली। तो इसमें आंसर होगा भांगड़ा नागर डैम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि एक बाढ़ नियंत्रण, साथ में सिंचाई, मछली पालन, मृदा संरक्षण आदि के लिए काफी कार्य करती है। और ये अगर हम बात करें, ये भारत की एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और ये जो पूरा डैम है ना, भांगड़ा नागर डैम, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक जॉइंट वेंचर है, एक जॉइंट उद्यम है। और इसका उद्देश्य सतलुज ब्यास नदी घाटी से बाढ़ को आने से रोकना है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम को किस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। आपने देखा होगा, कोई भी अगर आईडी होती है, एज एन एग्जांपल अगर हम बात करें ईमेल आईडी की, तो कुछ हमेशा वो स्मॉल लेटर्स में होती है। और अगर आप कैपिटल में भी लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट स्मॉल में ही वहाँ पे कंसिडर की जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, आपकी जो आईडी है वो है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, तो ये आईडी का यहाँ पे नेम हुआ यूजर नेम,
और डोमेन। अब डोमेन सपोज जीमेल पे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है gmail.com, तो बीच में जो यहाँ पे सिंबल होता है दैट इज एट या फिर एट द रेट। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर्स बाय रवि एट gmail.com, तो ये हुआ है डोमेन नेम और ये हुआ है यूजर नेम, और इन दोनों के बीच में जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, एट द रेट का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है। तो मणिपुर का एक भारतीय मार्शल आर्ट, उसका नाम यहाँ पर होगा थांगटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो थांगटा की बात अगर हम करते हैं तो ये एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है जो कि मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में काफी प्रचलित है। ठीक है, थांग एक यहाँ पे तलवार को संदर्भित करता है, साथ ही में जो टा है यहाँ पे वो एक तरीके से भाला है उसको संदर्भित करता है। और इस मार्शल आर्ट के रूप में जब निहत्था मुकाबला शामिल होता है तो इसे करते समय किसी हथियार का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसी को ही हम शरीत सरक के रूप में जानते हैं। तो एक तो यहाँ थांगता है और एक यहाँ पे सरित सरक है। ठीक है, सरित सरक पे कोई भी हथियार का उपयोग नहीं होता है, लेकिन थांगटा में तलवार और भाला का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, और इसे हुएन लालोंग और जेबी गतका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा मणिपुर का एक बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट दैट इज थांगटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत सबसे पहले करी थी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे जो है द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत ये करी थी एस एस डांगे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो एस एस डांगे ने सबसे पहले यहाँ पर द सोशलिस्ट नामक समाजवादी एक साप्ताहिक की शुरुआत यहाँ पे करी थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेट्यू। तो मेघालयन प्लेट्यू का जो यहाँ पे पार्ट नहीं है तो उसमें आएगा पलामू हिल्स, यानी कि पलामू हिल्स, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने सुना होगा कि जो मेघालयन प्लेट्यू है उसमें खारो मतलब गारो, खासी और जैंतिया, तीन यहाँ पे मुख्य जो है हिल्स आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पलामू की, तो पलामू ये जो है मेघालय पठार का, यानी कि मेघालयन जो प्लेट्यू है उसका यहाँ पे पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेघालयन प्लेट्यू है बेसिकली गारो, खासी, जैंतिया इसमें विभाजित है, और जैंता हिल्स में जो मेघालय के उपोष्ण कटिबंधीय जंगल है उसका हिस्सा है। बाकी खासी और जैंतिया ये पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, और पलामू जो ये है आपको झारखंड में देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गरीबी का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो गरीबी का यहाँ पे निर्धारण करने के लिए टू डिटरमाइनिंग द पावर्टी जो कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसका नाम था तेंदुलकर समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए जिस समिति का गठन हुआ उसका नाम था तेंदुलकर समिति, और इस समिति का उद्देश्य जो इसके अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर, उनके नाम पर ही इसका पूरी कमेटी का नाम रखा गया था, मतलब इसका अध्यक्ष जो थे वो सुरेश तेंदुलकर थे, और उन्हीं के नाम पर इस पूरी कमेटी का नाम तेंदुलकर समिति यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, और इसमें कैलोरी आधारित गरीबी अनुमान से दूर जाने और शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करके विचार करने वाले अधिक व्यापक दृष्टिकोण की सिफारिश यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण की द्वारा लिखी गई है। तो आर के नारायण जाने माने काफी फेमस यहाँ पे राइटर है। एक है के आर नारायण और एक है आर के नारायण, दोनों ही राइटर है, दोनों में डिफरेंस है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आर के नारायण की, और इनके द्वारा जो पुस्तक यहाँ पे लिखी गई है उसका नाम क्या होगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो आर के स्वामी का पूरा नाम यहाँ पे होगा रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, जिन्हें आमतौर पे आर के नारायण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इनके द्वारा जो सबसे फेमस जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है बुक उसका नाम है मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। फिर द गाइड, फिर द वेंडर्स ऑफ स्वीट्स करके भी एक बुक है जो इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। राइट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा,
बुद्ध की शिक्षाएँ कथा से पूर्व रचित की गई हैं, जो मुख्यतः डैश में पाई जाती हैं। तो बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं, कथाएँ हैं, वो पूर्व रचित हैं, ठीक है? यानी कि पहले से उनकी रचना हो रखी है। तो वो किस में यहाँ पे निहित है, किस बुक में, किस यहाँ पे चीज़ में लिखी गई हैं? तो आंसर होगा सुत्त पिटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो सुत्त पिटक की बात करें, मुख्य रूप से इसी में ही भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ, उनके पुनर्निर्माण की कहानियाँ, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और कहानियों को आम लोगों के द्वारा समझी जाने वाली भाषा को आम भाषा में सुनाया जाता है, ठीक है? हालाँकि कुछ कहानियाँ ने उनकी चमत्कारी शक्तियों का भी वर्णन किया है और कुछ ने मतलब अपने लॉजिक से, अपने अनून्य के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश यहाँ पे करी है, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे है शुद्ध पिटक, जिसमें आपको ध्यान रखना है इनके सभी बुद्ध की शिक्षाओं, उनका यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। अब इसमें जो पिटक है ना, यहाँ पे आपने त्रिपिटक का नाम सुना होगा। तो त्रिपिटक में 3 चीज़ें आती हैं, एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। अगर हम विनय पिटक की बात करें, तो मठों में रहने वाली भिक्षुनियों और भिक्षुओं के नियम इसमें निर्धारित है। सुत्त पिटक एज़ वी ऑलरेडी डिस्कस, इसमें बुद्ध की शिक्षाएँ हैं और अभिधम्म पिटक में यहाँ पे दार्शनिक जो भी यहाँ पे डायलॉग्स थे, बहसें थी, आर्गुमेंट्स था, उनके बारे में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे बागा जतिन के नाम से जाना जाता था? तो बागा जतिन के नाम से जिस इंसान को हम लोग जानते हैं, उनका नाम क्या है? वो है जतिंद्रनाथ मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जतिंद्रनाथ मुखर्जी जी को हम बाघा जतिन के नाम से जानते थे। एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही जाने-माने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं और इनका जन्म 1879 के लगभग हुआ था और उन्होंने बेसिकली एक बाघ को अकेले ही मारकर यहाँ पे जान बचाई थी, जिसके वजह से इनका नाम यहाँ पे बाघा जतिन पड़ा था। इसलिए आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो अगर हम बात करते हैं रिवर सरयू की, तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी यहाँ पर होगी? तो आंसर होगा शारदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम बात करते हैं सरयू, तो ये शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सरयू ये सुरमूल से निकलती है और पंचवेश्वर में महाकाली में मिल जाती है, जो कि नेपाल की सीमा पर है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि सरयू नदी ये शारदा नदी की यहाँ पर सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है? और आपने सरयू जब आप सुनते हो तो आपको ध्यान आता है कि जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है अयोध्या, वो भी आपको सरयू नदी के तट पर ही देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदारो में नहीं पाया जाता है? तो अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड एट द साइट ऑफ मोहनजोदारो, तो इसमें आंसर होगा अग्निवेदिया, यानी कि फायर ऑल्टर्स। तो हम लोगों ने देखा था कि जो फायर ऑल्टर्स हैं वो जो है यहाँ पे मोहनजोदारो में नहीं पाए जाते हैं, वो बेसिकली लोथल वाले एरिया में या फिर कभी-कभी कालीबंगा वाले एरिया में भी इनके रेफरेंसेस देखने के लिए मिले हैं, बट इसमें मेसोपोटामियन सील्स हो गई, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, ये तीनों ही मिले हैं मोहनजोदारो में, लेकिन फायर एल्टर्स जो है वो नहीं मिले हैं कहाँ पर? मोहनजोदारो में, ये मिले हैं लोथल या फिर कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं कोलंबियन प्लेट्यू की, तो ये आपको उत्तरी अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि नदर्न अमेरिका में आपको कोलंबियन प्लेट्यू देखने के लिए मिल जाएगा और ये मुख्य रूप से जो अमेरिका के वॉशिंगटन, ओरेगॉन और ये सब राज्य है ना, यहाँ पर ये पूरा फैला हुआ है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कोलंबियन प्लेट्यू ये आपको नदर्न अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड ये क्या है? यानी कि व्हाट इज अ मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज? तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो पर कैपिटा इनकम के द्वारा ही जो यहाँ पे विश्व बैंक है वो विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में उनका काफी उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो इसमें आंसर होता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और पर कैपिटा इनकम या फिर कुल आय एक मतलब निर्दिष्ट वर्ष में किसी भी दिए गए क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय को मापता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, घूमर। घूमर आपने सुना होगा, राजस्थान आपको क्लिक करेगा। तो घूमर जो है वो नृत्य शैली को देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा विकसित किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं इसमें घूमर की, तो सबसे पहले ध्यान रखना है बेसिकली ये राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है और ये सबसे पहले यहाँ पे भील जनजाति के द्वारा देवी सरस्वती माँ की पूजा करने के लिए किया गया था। बाद में फिर अन्य राजस्थानी समुदाय के द्वारा भी इसको अपनाया गया, बट इनिशियली की अगर हम बात करें तो ये
भील समुदाय आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे कौन सा? दैट इज विंडोज, ऑप्शन नंबर सी। तो विंडोज आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम बात करें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा नहीं है वो कौन सा होगा? वो होगा यहाँ पे विंडो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या होता है मतलब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से और संपादन योग्य दिखाई देता है। मतलब उसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन उसको मॉडिफाई कर सकते हो और पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल हो, उसको फ्री में आपको अवेलेबल हो, आपको परचेस ना करना पड़े। दैट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा ये किसे कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ये कहते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार ये कहे जाते हैं हमारे भारत के मैग्ना कार्टा, जो कि भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35 में लिखित है। ठीक है। तो 12 से 35 है आर्टिकल, भाग की बात करते हैं तो भाग नंबर है 3, और इसी को ही यहाँ पे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो अगर हम बात करें आउट ऑफ दीज यहाँ पे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, इसमें जो जम्मू कश्मीर है इसकी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों राजधानी है। अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन की, यानी कि समर कैपिटल की, तो ये आ जाएगी यहाँ पे श्रीनगर। और वहीं अगर हम बात करते हैं विंटर कैपिटल यानी कि शीतकालीन की, तो यहाँ पर आ जाएगा जम्मू का नाम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर है चौक का आणविक सूत्र क्या है? तो चौक की अगर हम बात करें इसका आणविक सूत्र ये यहाँ पर हो जाएगा क्या? CO3, यानी कि CaCO3 ये है चौक का यहाँ पे आणविक नाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है VGA का संक्षिप्त रूप क्या है? तो VGA की अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, ऑप्शन नंबर सी। फुल फॉर्म तो आपको एक तरीके से यहाँ पे मगअप ही करना है, उनको याद ही करना है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देवमाली चोटी की बात करें ये है कहाँ पर? उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और नाम है इसका देवमाली, जो उड़ीसा में पूर्वी घाट पर स्थित है। फिर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो कई बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ गुरु शिखर के बारे में, और गुरु शिखर आपको राजस्थान यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो अगर हम बात करें मानव का जो प्रारंभिक यहाँ पे विकास था उसके प्रागैतिहासिक काल को हम लोग जानते थे पुरा पाषाण, यानी कि ओल्ड स्टोन एज के नाम से। सबसे पहले सबसे पुरानी जो यहाँ पे स्टेज थी दैट इज पुरा पाषाण काल, जिसको कि हम पुराना पाषाण काल या फिर ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी समिति नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स? तो यहाँ पे आएगी कौन सी? दैट इज वर्मा कमेटी। तो वर्मा कमेटी की बात अगर हम करते हैं तो इसका गठन हुआ था 1999 में, और ये समिति कुछ सिफारिशें करती है, जैसे कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम के लिए, मौलिक कर्तव्य के प्रवर्तन हेतु कानूनी प्रावधान, शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दंडात्मक कानून, साथ ही में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो काफी चीज उन्होंने यहाँ पर दी थी। तो बेसिकली अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य संबंधित जो इनमें से कमेटी है वो कौन सी है? वर्मा समिति। हालांकि सिफारिश तो हुई थी मौलिक कर्तव्य को लेके स्वर्ण सिंह समिति की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे जो ये वर्मा कमेटी है उसका भी काफी रेफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा संथानम कमेटी काफी बार न्यूज में आती है, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि संथानम कमेटी इसका संबंध ये किससे है? तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड क्या है? तो उसका जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। एंड थर्ड वन इज निम्नलिखित में से किसे
बागा जतिन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम की चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। साथ ही में अगर हम बात करते हैं हमारी बुक की वेबसाइट, तो आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। पीडीएफ नोट्स के लिए आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com को। एंड इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स जीके जीएस का बैच मिलेगा, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जीएस नोट्स मिलेगी, ई बुक्स आपको मिलेगी, 25,000 क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ पर मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर के नोट्स मिलेंगे। जितनी भी वीडियोस हमारी होती है यूट्यूब पर, उनके नोट्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा करंट अफेयर्स बाय रवि को आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, साथ ही में टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।